विस्तार से पढ़ा था। इसमें सूत्र के द्वारा और परिभाषाओं के द्वारा मैंने दान है, शब्द है, उनको हल करवाया था। आज उन्हीं संधियों को दोबारा से फिर से शब्दों की पहचान के द्वारा शब्दों को देखकर भी अपन पहचान सकते हैं कि इसमें संधि कौन सी है। तो ये प्रकार भी आप देख लीजिए। और स्वर संधि में सबसे नीचे 6वीं और 7वीं नंबर की संधि रह गई थी, पूर्ण रूप और पररूप, वो भी अपन आज बताएंगे। इसमें सबसे पहले आप ऊपर से देखिए दीर्घ संधि, इसका सूत्र था अकय सवर्ण दीर्घ है। तो अकय का मतलब था ए ई उ री लय, वो एक प्रत्याहार था। उस प्रत्याहार का अर्थ है इन पांचों वर्णों को संक्षिप्त रूप में बोलने का माध्यम। इसकी पहचान ये है, शब्द को देखकर आप ये बता सकते हैं कि इसमें दीर्घ संधि है, गुण संधि है या वर्धी संधि है। प्रत्येक शब्द में आपको ये देखना है, कोई भी शब्द आया है पास में तो उनको आपको देखना है कि बड़ी मात्रा यानी दीर्घ स्वर वो भी कौन कौन से, ए ई उ री और ल। ये जो 5 ह्रस्व स्वर हैं ये दीर्घ में आपको दिखनी चाहिए शब्द के अंदर। जिस प्रकार अपन पहले देखिए विद्यार्थी में एक शब्द है विद्या और दूसरा है अर्थी, तो यहाँ पर है आ, अलग अलग करेंगे तो मालूम चलेगा विद्या और अर्थी। तो इनको जोड़ेंगे बाद में तो ये विद्यार्थी बनेगा, तो इसमें आ आपको दीर्घ स्वर मिलेगा। आगे आएंगे पर एक शब्द है भानु और दूसरा है उदय, जो मैंने आपको कल इनका संधि विच्छेद करके बताया था। भानु में ऊ की मात्रा है बड़ी, कपीस में ई की मात्रा है बड़ी, और पितृणम में बड़ी मात्रा है बड़ी री की, जो 3 की आकृति में होती है, ये छोटी है और ये बड़ी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है गुण संधि। गुण संधि की पहचान है शब्द में एक मात्रा रहेगी, यानी ए और ओ की एक मात्रा यानी छोटी मात्रा जो होती है इसको अपन बोल सकते हैं। तो एक मात्रा का शब्द गुण संधि में रहेगा, ए हो चाहे ओ हो, एक मात्रा वाला होगा तो गुण संधि में होगा, और 2 मात्रा का होगा वो वर्धी संधि में होगा, क्योंकि उसमें वृद्धि हो रही है, उसमें विकास हो रहा है, इसलिए 2 मात्रा का शब्द दिखेगा आपको तो वो वृद्धि में ही दिखेगा। जैसे कि एक मात्रा थी गणेश में और यहाँ सदैव में 2 मात्रा आ गई थी या वृद्धि हो गई। 2 मात्रा का मतलब वृद्धि संधि, 1 मात्रा का मतलब गुण संधि। तो त्रयों में 2 मात्रा है कि, महुस्ती में 2 मात्रा है ओ की, और ढलोक में भी ओ की 2 मात्रा है, ये वृद्धि की पहचान है। फिर है यण, इको यण ची। यण का मतलब होता है ये वह ल, यण का मतलब ये वह ल। यण भी एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, ये वह और ल। तो ले का तो मैंने लिखा है कि ले के उदाहरण वो है कम है से पूर्व एक आधा अक्षर, इसकी पहचान ये है कि ये वह और रही 3 वर्ण है, इनसे पहले शब्द में, पद में जो आपके पास शब्द होगा उस शब्द में आपको देखना है कि ये वह और रह से पहले अगर आधा अक्षर आया है तो वहां पर यण संधि होगी, देखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अब ये के पहले आधा अक्षर। दूसरा है 5वीं संधि है अयादी, एचो ए वाया, इसका सूत्र है एचो ए वाया। एच का मतलब होता है ए आई ओ औ, ये एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ये वाला लेगन प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, और ए औ एडी प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ए ई उ री ल है अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जैसे आगे देखिए, अगर अयादी संधि के जो उदाहरण हैं, उन शब्द हैं, उन शब्दों में आपको ए आई ओ औ की मात्रा नहीं मिलेगी। एक तो ये पहचान कि अयादी संधि के जो शब्द होंगे उनमें कभी भी ए आई ओ औ वर्णमाला का जो स्वर है वो नहीं आएगा। और एक पहचान ये है इसके अंदर कि शब्द में आपको देखना है ए आई औ आओ के पहले आपको ए या आ ही स्वर मिलेगा और बाकी स्वर नहीं मिलेंगे, ये भी एक पहचान है। जैसे कि यहाँ पर है न और सामने है न में से क्या निकला ए स्वर, आगे क्या है ये, तो आपको ए से पहले, या फिर दूसरी पहचान है ये से पहले, वह से पहले, ये और वह से पहले, ये और वह से पहले आपको मात्र ए और आ स्वर ही दिखेगा, इसके अलावा कोई दूसरा स्वर नहीं दिखेगा। इसकी ये भी एक पहचान है। तो मैंने कल आपको सूत्र के द्वारा भी बताई थी, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है पूछ सकते हो, और अपनी किताब में ध्यान दे के आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर जाता हूँ।
बार बार हल करो उनको। अब अपने पास दो संधियां हो रही हैं। छठे नंबर की संधि थी अपने पास में पूर्व रूप, और सातवें नंबर की संधि है अपने पास में पर रूप। रूप का मतलब पद से होता है, इसमें भी रूप आया है। रूप का मतलब पद या शब्द है, जो भी अपन संधि विच्छेद करेंगे वो उस शब्द की बात है। पूर्व, इसके नाम से मालूम चलेगा कि पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि नाम से ही मालूम चल जाएगा। पूर्व का मतलब होता है पहले, यानी पहले क्या रूप, पहला रूप, यानी पहला पद। शब्द में संधि में शब्द होता है उसमें दो शब्द रहते हैं हमेशा, और दोनों का सार्थक अर्थ होता है। बिना अर्थ के संधि का कोई मतलब नहीं है, इसमें अर्थपूर्ण शब्द होने चाहिए। पूर्व का मतलब होता है पहले वाला शब्द, दो शब्द रहेंगे अपने पास में। पूर्व का मतलब पहले वाला शब्द, और रूप है, रूप का मतलब पद है। तो एक है पर रूप संधि। पर का मतलब होता है सामने वाला रूप, वो रूप है शब्द। इसमें पहला पद प्रधान रहेगा। प्रधानता किसकी रहेगी? पहले पद की प्रधानता। पहले पद की प्रधानता, या जो पहला पद है वो एक आदेश रहता है इसमें। और पर रूप है उसमें है दूसरे पद की प्रधानता, या अपन इसको सूत्र के द्वारा या समझ सकते हो। जैसे कि पूर्व, इसमें अपन लिख सकते हैं ए ओ के सामने, यानी पदार्थ। पूर्व पद का मतलब पहले का जो पद है उसके अंत में ए और ओ स्वर ही आना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा स्वर नहीं आना चाहिए। सामने आएगा आपका हस्व ए, आ भी नहीं आएगा, मात्र हस्व ए। ऐसी स्थिति होगी तो वहां पर पहला पद है वो उसका एक आदेश हो जाएगा या उसकी प्रधानता रहेगी। जैसे उदाहरण देख लीजिए नीचे। ऐसी स्थिति होने पर इस ए का अवग्रह भी बनता है। अवग्रह का मतलब एस की आकृति या जो 5 की आकृति जो भी आप बोलते हो इसको, इसलिए इसका नाम अवग्रह चिन्ह। ये दो संधियों के अंदर बनता है, एक तो रूप के अंदर और एक बेहूतु संधि आती है विसर्ग के अंदर। तो आगे बढ़ाएंगे वहां पर भी इसकी स्थिति बनती है। अगर ऐसी स्थिति हो पहले पद के अंदर ए और ओ हो, सामने हसु ए आए, तो वहां पर पहला पद एक आदेश हो जाएगा और सामने वाले ए का अवग्रह बन जाएगा। जैसे रामो प्लस अय्यम बनेगा अपने पास में, क्योंकि ऐसी स्थिति में बताया था कि पहला पद है वो उसकी प्रधानता रहेगी। तो लिखेंगे रामो, सामने वाले एक का बन जाएगा अवग्रह, मिलकर बनेगा रामो। वैसे ही जले अपी जो शब्द है वो विभक्ति सही रहेगी, उसमें विभक्ति लिखी रहेगी। आपको देखिए जैसे रामो है, तले हैं, तले में सप्तमी विभक्ति है। अपी है, अपी यानी भी होता है, अर्थात जल में भी। तो इसमें ए आ रहा है पहले पद के अंत में, सामने आ रहा है ए, इसका अवग्रह बन जाएगा, पहले वाला पद हमेशा हमेशा रहेगा। बन गया जले अपी, अर्थात जल में भी। काफी उदाहरण है, चाहेंगे तो आप अपनी बुक से निकाल कर और लिख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, नहीं आए तो पूछना। फिर है पररूप संधि। पररूप के अंदर क्या होता है? सबसे पहले इसके अंदर ए ओ, जो इसमें पहले पद के अंदर ए और ओ था, तो इसका है कि पदांत इसमें रहेगा, पदांत अकारांत उपसर्ग। अकारांत मैंने आपको बताया हुआ है, जो शब्द ऐसे समाप्त हो, ऐसा वर्ष समाप्त हो तो वह अकारांत कहलाता है। अकारांत उपसर्ग यानी उपसर्ग वाला शब्द हो, और वो भी कौन सा? जिसके अंत में ए स्वर आए, जैसे उप है, प्र है आदि, औ है। उपसर्ग और सामने ए और ओ से चालू होने वाली, ए और ओ से शुरू होने वाली धातु आए तो वहां पर क्या होगा? पररूप का मतलब सामने वाला रूप, इसकी प्रधानता रहेगी, यानी ये एक आदेश हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखना है आपको,
पर प्लस एज भी, पर ये होता है अधिक। पर है वो एक उपसर्ग भी है और इसके अंदर ए भी आता है, अभी मैंने ऊपर बताया है। परांत उपसर्ग का शब्द होना चाहिए और सामने एक और से चालू होने वाली धातु यानी क्रिया आनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में पररूप एकादेश हो जाता है। पररूप का मतलब वैसा का वैसा, एकादेश का मतलब वैसा का वैसा। अपन लिखेंगे प्रय का प्रय, सामने ही एक ही मात्रा होती है, ये वाली एक मात्रा और जति। मैंने पहले बताया था ये वर्ती संधि के अंदर भी अपवाद भी है। वर्ती के अंदर इसके अंदर दो मात्रा लगनी चाहिए थी, लेकिन वर्ती संधि के अंदर इधर पहला पद है वो उपसर्ग का नहीं आता है, वो और ही रहता है। फिर है जैसे दूसरा देखो, उपकलसी औषधि मिलकर बनेगा उपोषधि। पर प्लसी एषणम, पर का मतलब अधिक, एषणम का मतलब खोज करना, मिलकर बनेगा परेषणम। काफी उदाहरण और भी हैं। उतार लीजिए। आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया है तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और मेरा कहना यही है भाई, आप ज़्यादा से ज़्यादा किताब से कहीं से भी जो उदाहरण है, शब्द हैं, उनको आप हल करो और नहीं समझ में आता है उनको पूछो। नेक्स्ट अपने कल दूसरी संधि चलेगी व्यंजन, इसके ऊपर विचार करेंगे। धन्यवाद।